अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द एंजाइम्स। आज हम लोग एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, क्या है एंजाइम्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एंजाइम्स, देखिए एंजाइम का मीनिंग क्या है। इट इज़ मेड बाय टू वर्ड्स, इन प्लस जाइम। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं इन प्लस एंजाइम। ठीक है, इन का मतलब क्या है, इनसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? इट इज द इनसाइड। एंड जाइम का मतलब है ईस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है चूंकि एंजाइम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड फ्रॉम द ईस्ट, सबसे पहले इसको ईस्ट से आइसोलेट कराया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंजाइम। इनसाइड द ईस्ट मीन्स द सबस्टेंस, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आइसोलेटेड फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, जिसको ईस्ट से आइसोलेट, इसको ईस्ट से हम लोगों ने आइसोलेट कराया था। ठीक है, चलिए एंजाइम देखिए क्या होते हैं। एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी? एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट पायन। एक साइंटिस्ट थे पायन, उनका नाम था। ठीक है, इन्होंने एंजाइम को सबसे पहले डिस्कवर कराया था। कौन सा एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर कराया था इन्होंने? डायस्टेज एंजाइम था, डायस्टेज। द नेम ऑफ एंजाइम वॉज डायस्टेज। व्हेन ही वॉज वर्किंग विद द फर्मेंटेशन, ये शुगर के साथ फर्मेंटेशन पर काम कर रहे थे। ठीक है, ईस्ट के साथ, ईस्ट और शुगर के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया, एक फर्मेंटेशन करा रहे थे लेबोरेटरी में। तो वहाँ से इन्होंने इस एंजाइम को आइसोलेट कराया था सबसे पहले, डायस्टेज एंजाइम को। ठीक है, टर्म एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हु गेव द टर्म ऑफ द टर्म एंजाइम। नाम एंजाइम किसने दिया? टर्म एंजाइम का वाज गिवन बाय साइंटिस्ट कोहने साइंटिस्ट सबसे पहले टर्म एंजाइम दिया था। ठीक है, अगली चीज देखिए, हु फर्स्ट आइसोलेटेड द एंजाइम। एंजाइम को डिस्कवर तो इन्होंने कराया था, पायन साइंटिस्ट ने, लेकिन उन्होंने आइसोलेट नहीं कराया था। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम, द एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय साइंटिस्ट बुकनर साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंजाइम को आइसोलेट कराया था। ठीक है, नेक्स्ट इज द हु आइसोलेटेड द एंजाइम इन द क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एंजाइम को क्रिस्टल की फॉर्म में आइसोलेट कराया था? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था समनर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है समनर। ठीक है, ही आइसोलेटेड द एंजाइम इन द क्रिस्टल फॉर्म। और कौन सा इन्होंने एंजाइम आइसोलेट कराया था? यूरेज एंजाइम था। एंजाइम का नाम क्या था? यूरेज। द नेम ऑफ एंजाइम वाज यूरेज। इन्होंने इस एंजाइम को क्रिस्टल की फॉर्म में आइसोलेट कराया था। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं एंजाइम्स के और क्या नाम होते हैं। एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में कैटलिस्ट वर्ड यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को जो इंक्रीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब चूंकि एंजाइम वर्क्स ओनली इन द लिविंग सिस्टम, एंजाइम कहाँ काम करते हैं? लिविंग सिस्टम में काम करते हैं। एंड दे बिहेव्स लाइक द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। सो दे आल्सो कॉल्ड द बायोकैटलिस्ट, मीन्स द कैटलिस्ट विच वर्क्स इनसाइड द लिविंग सिस्टम। जो कैटलिस्ट लिविंग सिस्टम में वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, दे आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनका एक नाम और होता है, दे आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बिकॉज द कैटलिस्ट विच यूज्ड इन द केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट यूज होते हैं, दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक। बट चूंकि एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो केमिस्ट्री में यूज होता है वो कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। ठीक है, और एंजाइम चूंकि ऑर्गेनिक होते हैं, सो दे आल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोला जाता है इनको। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टी और सैलिएंट फीचर्स ऑफ द और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट देखिए, हमने आपको बताया एंजाइम इंक्रीजेज द, एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, देखिए लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट, ऑल आर द प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन एंजाइम। एक एंजाइम को छोड़ करके सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, मीन्स दे आर मेड बाय अमीनो एसिड्स। कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन नहीं होता है? दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोजाइम इज द एंजाइम विच इज नॉट ए प्रोटीन, जो प्रोटीन नहीं है। फिर क्या है ये? दिस इज द आरएनए, दिस इज द आरएनए मॉलिक्यूल। ये क्या है? आरएनए है। ठीक है, राइबोजाइम इज मेड बाय द आरएनए। ये एंजाइम किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। व्हेन द आरएनए फंक्शन एज द कैटलिस्ट, जब आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि आप जानते हैं आरएनए फंक्शन एज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए फंक्शन जेनेटिक मटेरियल, कुछ जगहों पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, व्हेन द आरएनए फंक्शन एज द कैटलिस्ट देन इट कॉल्ड द राइबोजाइम, तब इसको क्या बोलते हैं? राइबोजाइम।
अब ये राइबोजाइम कहाँ यूज़ होता है? जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है सेल में, जब डीएनए होगा, इस डीएनए से जब क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए जब बनता है एमआरएनए, तो इस एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग, ठीक है, मीन्स एमआरएनए से जब कंप्लीट मैसेंजर आरएनए बनता है, तो इस प्रोसेसिंग में आरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है, इस प्रोसेसिंग में ये एंजाइम यूज होता है। इट यूज्ड इन द आरएनए स्प्लाइसिंग, आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में, इट यूज्ड इन द आरएनए स्प्लाइसिंग, ये आरएनए की स्प्लाइसिंग करने में यूज्ड होता है, ठीक है। अब देखिए एक स्टेटमेंट है, यहां तो लिखा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक स्टेटमेंट होता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एक एक्सेप्शन छोड़ करके, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं, बिकॉज सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन एज सच प्रोटीन्स होती हैं, जैसे क्रेटिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, ना तो एंजाइम है ना ही हार्मोन है। तो यहाँ पर एक अक्सर आपको असर्शन रीजन में क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑल एंजाइम्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एक को छोड़ करके, ये तो एक्सेप्शन में आता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं, बिकॉज सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स एंड सम प्रोटीन्स आर प्योरली प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि प्योरली प्रोटीन्स होती हैं, जैसे क्रेटिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में जो क्रेटिन प्रोटीन ही है वो, ठीक है। आगे देखिए एंजाइम की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एनहांस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो क्वेश्चन आता है कि क्या एंजाइम की एब्सेंस में केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती है? तो एंजाइम की एब्सेंस में भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, बट इट विल बी एट स्लो रेट, वो काफ़ी स्लो रेट में एंजाइम रिएक्शन चलेगा, केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो रेट में चलेगा, ठीक है। अगर एंजाइम उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा तो केमिकल जो रिएक्शन चल रही है उसका रेट काफ़ी कई गुना एनहांस कर जाएगा। इसको एक तरीके से एग्जाम्पल इस तरीके से समझते हैं, एक एंजाइम होता है, अगर बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब मिलता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, H2CO3 का फॉर्मेशन होता है, इट ब्रेक्स इनटू द H+ एंड HC3O-, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन में कोई एंजाइम नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड से चलती है, मीन्स इसमें 200 पर आवर, एक घंटे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 200 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे, किसमें, प्रोडक्ट में। इन 1 आवर, एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल्स, ओनली 200 मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ओनली 200 सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, इन 1 आवर। बट व्हेन द एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, जब इस रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2CO3 बन रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। इट प्रेजेंट इन द आरबीसी, ये एंजाइम कहाँ होता है हमारी बॉडी में, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2, ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बॉडी से CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जब इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी इंक्रीज कर देता है, और कितना इंक्रीज कर देता है, 6 लाख पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी 6 million substrate molecule will convert into the product within 1 second, एक सेकंड में 6 मिलियन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ 200 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के चेंज हो रहे थे प्रोडक्ट में 1 आवर में, एक घंटे में, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंजाइम। जब एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन में तो यहाँ पर सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में कितना बढ़ गया, 6 मिलियन पर सेकेंड हो गया, काफ़ी कई गुना इनहांस कर जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम की एब्सेंस में भी रिएक्शन होती है, बट एट वेरी स्लो, बहुत स्लो स्पीड से रिएक्शन होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज
इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तेज वर्क करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इट इज़ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन बॉडी, ठीक है। यहीं से एक चीज़ और समझिए, एक वर्ड आपको यूज किया जाता है टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर एक वर्ड होता है, टर्न ओवर नंबर। व्हाट इज दिस? दिस टर्न ओवर नंबर का मतलब है हाउ मैनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम की हेल्प से कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन्स ये एंजाइम 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदल देता है। दिस इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। ये उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर बोला जाता है, ठीक है। एंड एवरी एंजाइम हैव डिफरेंट टर्नओवर नंबर। हर एंजाइम का टर्नओवर नंबर अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हाट इज द टर्नओवर नंबर। नेक्स्ट देखिए, ये आपको बता दिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को इनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एंजाइम नेवर इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन। कभी किसी केमिकल रिएक्शन की शुरुआत नहीं करता है, केवल उसके रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। समझ में आया? नेक्स्ट इज द एंजाइम रिमेन अनअल्टर आफ्टर ए रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एंजाइम क्या होते हैं? दे रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब वो बदलते नहीं हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सबस्ट्रेट है, दिस इज द सबस्ट्रेट, ठीक है। दिस कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देन आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन द एंजाइम विल रिमेन एज सच। एंजाइम एज सच केमिकल रिएक्शन के बाद बचा हुआ रह जाएगा। देर इज नो चेंजिंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर्टी में, उसके केमिकल कंपोजिशन में, उसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो एंजाइम एज सच बचा रह जाता है, लाइक द कैटलिस्ट। ऐसा ही कैटलिस्ट में भी होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, वाई द एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। अगर ऐसा होता कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे हमारी बॉडी में पेप्सिन एंजाइम बनता है, ठीक है, एक बार पेप्सिन बन गया लाइफ में, तो क्या वो कंटिन्यूसली पूरी लाइफ में यूज हो रहा है? मैंने आपको बताया यहाँ एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एंजाइम ऐसे बचे रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जैसे हमारी बॉडी में या कहीं पर जो केमिकल रिएक्शन चलती है किसी लिविंग सिस्टम में, तो जो एंजाइम यूज होता है, तो एक बार अगर एंजाइम बॉडी बना दिया तो क्या वो लाइफ टाइम वो एंजाइम चलता रहता है? तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हमारी बॉडी में एक बार पेप्सिन एंजाइम बन गया, ठीक है, एक बार कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम बॉडी में बन गया, जैसे माल्टेज बॉडी में एंजाइम बनता है, लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है बॉडी में बन गया, तो क्या वो लाइफ टाइम चलता रहेगा? ऐसा नहीं होता, बिकॉज एंजाइम हैव ए सर्टेन वायबिलिटी पीरियड। एंजाइम में एक पर्टिकुलर वायबिलिटी पीरियड होता है। वायबिलिटी मीन्स केमिकल रिएक्शन के बाद एंजाइम एज सच बचा रह जाता है, दिस इज ट्रू, बट एंजाइम हैज ए सर्टेन वायबिलिटी पीरियड। मतलब एंजाइम एक कुछ समय तक ही लिविंग स्टेट में रहता है, आफ्टर दैट इट बिकम टीनेचर। उसके बाद ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बॉडी रिक्वायर टू प्रोड्यूस द एंजाइम आफ्टर सम टाइम। बॉडी को जरूरत होती है एंजाइम प्रोड्यूस करने की कुछ समय बाद। भले ये केमिकल रिएक्शन में ऐसे बचा रह जाता है, लेकिन जो कि एंजाइम का एक वायबिलिटी पीरियड होता है, उसके बाद वो एंजाइम खराब हो जाते हैं, इसीलिए बॉडी को रिक्वायरमेंट पड़ती है कि दोबारा से एंजाइम बनाने की। समझ में आ रहा है? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। नेक्स्ट इज एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम जो होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। ये एक्शन में क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक। इसका मीनिंग क्या है? एंजाइम पार्टिसिपेट इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएंगे। जैसे माल्टेज एक एंजाइम है, माल्टेज, ठीक है, तो माल्टेज एंजाइम किसको कन्वर्ट कराएगा? दिस विल ब्रेक द माल्टोज शुगर। दिस विल ब्रेक द माल्टोज शुगर। ये माल्टोज शुगर को ही हमेशा ब्रेक कराएगा। इट इज स्पेसिफिक
इसका सबस्ट्रेट, माल्टेज एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है? माल्टोज शुगर है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम ऑलवेज वर्क ऑन द प्रोटीन, ये किस पर हमेशा वर्क करेगा? प्रोटीन पर वर्क ही करेगा और किसी पर ये इट नेवर ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये कार्बोहाइड्रेट फैट को नहीं ब्रेक डाउन कराएगा। मीन्स एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, दे वर्क ऑन ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ऑलवेज, वो अपने ही सबस्ट्रेट पर हमेशा वर्क करते हैं। दे नेवर यूज अनदर सबस्ट्रेट, वो कभी किसी दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। समझ में आ रहा है? हियर दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द they are sensitive to change in pH, temperature and substrate concentration. Enzyme are always sensitive because enzymes are proteins. enzyme क्या होते हैं? प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एंजाइम अगर बॉडी में इफ द pH चेंज इनसाइड द बॉडी, अगर बॉडी में pH चेंज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो एंजाइम विल नॉट वर्क, एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH, ठीक है। एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH पर वर्क करते हैं। दस दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन pH, अगर pH या टेम्परेचर चेंज हो गया तो एंजाइम के वर्किंग एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी, एंजाइम विल नॉट वर्क। जानते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम बिकम इनएक्टिव एंड वेरी हाई टेम्परेचर दे बिकम डीनेचर। एट वेरी लो pH एंजाइम नॉट वर्क, एट वेरी हाई pH एंजाइम आल्सो डू नॉट वर्क। समझ में आ रहा है यहाँ पर? एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू वर्क द एंजाइम, एंजाइम को वर्क करने के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का भी यहाँ होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोस्टली प्रेजेंट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर, एंजाइम्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी। मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द टर्सरी। जब आप प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो प्रोटीन्स में पढ़ाया जाता है आपको प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दे प्रेजेंट इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दे प्रेजेंट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स 4 स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स की होती हैं, तो एंजाइम्स जनरली मोस्टली एंजाइम्स किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं? इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। कुछ एंजाइम प्राइमरी सेकेंडरी में भी होते हैं बट दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर समझ लीजिए जैसे ऊन का एक पूरा गोला है, ठीक है। वूल का एक पूरा क्या है? गोला है आपके पास में, दैट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स होकर के क्या बनाती है? टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। आगे देखिए, कंटेन द पॉकेट्स, एंजाइम कंटेन द पॉकेट्स, सर्विसेज एंड एक्टिव साइट्स। एंजाइम की सरफेस पर कुछ 3D डिप्रेशंस होते हैं। आप एंजाइम की सरफेस ऐसे नहीं होती है, ये दिस इज द एंजाइम विच इज स्फेरिकल नियर अबाउट। एंजाइम 3D में एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है लगभग, ठीक है। तो इसकी सरफेस, आउटर सरफेस इज नॉट स्मूथ, आउटर सरफेस स्मूथ नहीं होती है। आउटर सरफेस कंटेन्स सम 3D डिप्रेशंस, इसकी आउटर सरफेस में कुछ 3D डिप्रेशंस होते हैं, कुछ छोटे छोटे पिट्स बने होते हैं, पिट्स, PITS, पिट्स और डिप्रेशंस, कुछ डिप्रेशंस गड्ढे बने होते हैं या पिट्स बने होते हैं। और सर्विसेज, उनको क्या बोलते हैं? सर्विसेज या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं एंजाइम की सरफेस पर। दीज कॉल्ड द एक्टिव साइट्स, इनको क्या बोला जाता है? एक्टिव साइट्स बोला जाता है। क्या रोल है एक्टिव साइट का भी आपको आगे जब हम पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे वर्क करता है, तो आपको समझ में आएगा एक्टिव साइट। एक्चुअली एक्टिव साइट क्या है? दिस इज द एक्टिव साइट, हियर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड्स। एक्टिव साइट या जो पॉकेट होती है एंजाइम की सरफेस के ऊपर, जो 3D डिप्रेशन होता है, 3D जो गड्ढा होता है जिसको आप एक्टिव साइट बोलते हैं, यहीं पर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आकर के बाइंड कराते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम, दे रिक्वायर इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। अगला जो फीचर एंजाइम का कि एंजाइम रिक्वायर इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को ऑपरेट कराने के लिए, ठीक। अगला नेक्स्ट इज द एंजाइम्स एक्टिवली रेगुलेट बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। सम एंजाइम्स
वर्क्स एज सच, कुछ एंजाइम वर्क करते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर मॉलिक्यूल। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो किसी भी रिएक्शंस को ऑपरेट कराते हैं तो इनको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बट सम एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं देयर फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय अनदर मॉलिक्यूल, जिनका फंक्शन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रेगुलेट होता है। अगर वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो एंजाइम विल नॉट प्रॉपर्ली वर्क, एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? दे आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। उनको क्या बोलते हैं? आगे पढ़ेंगे हम लोग। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। मीन्स एंजाइम जो होते हैं वो किसी केमिकल रिएक्शंस को ऑपरेट कराते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है एंजाइम को रेगुलेट कराने वाले भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कराते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? दे कॉल्ड द कोफैक्टर्स। उनको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, ये सभी एंजाइम्स में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको जितने सैलिएंट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक बताया है मैंने, इसमें से अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, What is the difference between enzyme and inorganic catalyst? Both increases the rate of chemical reaction. दोनों ही increases करते हैं chemical reactions के रेट को, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर? तो देखिए डिफरेंस क्या है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। फर्स्ट डिफरेंस इज द एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आर नॉट प्रोटीन्स, दे आर नॉट प्रोटीन्स, दे आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? सेकेंड डिफरेंस इज द एंजाइम्स। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ, दिस इज द डिफरेंस। एंजाइम इज सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच टेम्परेचर। पीएच टेम्परेचर एंजाइम आर सेंसिटिव टू द चेंज इन पीएच टेम्परेचर। अगर पीएच या टेम्परेचर में चेंजिंग होगी, ठीक है, तो एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। बट दे आर insensitive, they are insensitive to change in pH and temperature. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं? दे आर इनसेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। पीएच और टेम्परेचर का कैटलिस्ट की वर्किंग एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला डिफरेंस देखिए यहां पर जो नेक्स्ट डिफरेंस है, एंजाइम्स कंटेन द एक्टिव साइट्स। एंजाइम की सरफेस पर क्या होती हैं? एक्टिव साइट्स होती हैं। बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट डू नॉट कंटेन द एक्टिव साइट्स। इसकी सरफेस पर कोई एक्टिव साइट नहीं होती है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस इन बिटवीन द एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है? तो देखिए सिमिलरिटी क्या है। बोथ इंक्रीजेज, यहाँ से देखिए बोथ इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोनों ही केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते, दोनों ही एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोथ इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द सिमिलरिटी। ये क्या है? दोनों में सिमिलरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरिटी इज द रिमेन अनअल्टर आफ्टर ए रिएक्शन। रिएक्शन के बाद दे रिमेन एंजाइम एज वेल एज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट दे रिमेन अनअल्टर आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद में एंजाइम भी बचा रह जाता है और कैटलिस्ट भी बचा रह जाता है। तो दोनों में ये सिमिलरिटी हो गया। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ये एक डिफरेंस छूट गया जो कि मैंने नहीं बताया यहाँ पर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं बट कैटलिस्ट आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, कैटलिस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट सिमिलरिटी देखिए, दे रिक्वायर इन माइन्यूट क्वांटिटी। एंजाइम एज वेल एज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोथ रिक्वायर इन माइन्यूट क्वांटिटी। दोनों ही माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ 3 पॉइंट देखिए, दिस पॉइंट, दिस एंड दिस, दीज आर द सिमिलरिटी इन बिटवीन द एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो एंजाइम आर बेसिकली 2 टाइप्स, सम एंजाइम्स कॉल्ड एक्सो एंजाइम एंड सम कॉल्ड एंडो एंजाइम्स। ठीक है, ये टाइप्स किसके बेसिस पर हैं? इट इज बेस्ड ऑन द साइट ऑफ द एक्शन। एंजाइम कहाँ काम कर रहा है? सेल के अंदर काम कर रहा है, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेल के अंदर है या सेल के बाहर एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज एंजाइम्स वर्क्स आउटसाइड द सेल। ये सेल के बाहर
बाहर काम करते हैं, आउटसाइड सेल, ठीक है। दिस एंजाइम वर्क्स आउटसाइड द सेल, बॉडी में ये एंजाइम सेल के बाहर वर्क करते हैं, मीन्स प्रोड्यूस्ड, मतलब दोनों ही एंजाइम सेल के अंदर से इनकी सिंथेसिस, एक्सो एंजाइम एज वेल एज एंडो एंजाइम, सिंथेसिस ऑफ बोथ एंजाइम अकर्स इनसाइड द सेल, दोनों एंजाइम की सिंथेसिस सेल के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, एक्सो एंजाइम आउटसाइड सेल के बाहर वर्क करेंगे, जैसे यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, इसने एंजाइम बनाया कोई भी, तो ये सेल के बाहर, एक्सो एंजाइम जो होंगे ये सेल के बाहर वर्क करेंगे, आउटसाइड द सेल, ठीक है। और जो एंडो एंजाइम्स होंगे, दिस वर्क्स इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर काम करते हैं, बनते सेल के अंदर हैं और सेल के अंदर ही वर्क करेंगे। एंडो एंजाइम्स कहाँ वर्क करेगा, इनसाइड द सेल, ठीक है। सिंथेसिस दोनों की सेल के अंदर होती है, लेकिन जो इनका मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जो इनकी वर्किंग पावर होती है, जो वर्क करते हैं, ये सेल के बाहर वर्क करते हैं और ये सेल के अंदर वर्क करते हैं। अब समझते हैं कौन कौन से एंजाइम है जो सेल के अंदर वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने द एंजाइम्स विच प्रेजेंट इन द सेल में, दिस इज द सेल, ठीक है। और सेल में आपको सेल ऑर्गेनल्स भी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स। एंडो एंजाइम्स, पहले बात करते हैं एंडो एंजाइम्स की। एंडो एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर बनते भी हैं, ठीक है, और सेल के अंदर वर्क भी करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम होंगे, द एंजाइम विच प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म, जो एंजाइम सेल साइटोप्लाज्म में वर्क कर रहा है। कुछ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम न्यूक्लियस के अंदर वर्क करते हैं। ये सब क्या है, ऑल आर दीज एंडो एंजाइम्स। समझते हैं कौन कौन से एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में, जब आप पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम यूज होते हैं, दे प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में आपने डार्क रिएक्शन पढ़ा हुआ है, डार्क रिएक्शन ऑपरेट होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। केल्विन साइकिल एंड C4 साइकिल ऑपरेट होती है, तो केल्विन साइकिल के एंजाइम और C4 साइकिल के एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे वर्क इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में वर्क करेंगे, ठीक है। राइबोजाइम एंजाइम, दिस इज द राइबोजाइम एंजाइम, इट वर्क इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर वर्क करता है, ठीक है। कुछ एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस वाले एंजाइम होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहाँ ऑपरेट होती है, इट ऑपरेट इन द सेल साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में ऑपरेट होता है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम होंगे ये कहाँ वर्क करेंगे, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में वर्क करेंगे। तो सेल के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग एंजाइम वर्क करते हैं, दीज कॉल्ड द इंडो एंजाइम्स। अब कौन से एंजाइम एक्सो एंजाइम्स होते हैं जो सेल के बाहर वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय द स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच प्रेजेंट इन द स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, दिस सिंथेसाइज द पेप्सिन, ठीक है। इट वर्क आउटसाइड द सेल, ये स्टमक में सेल के बाहर वर्क करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम आल्सो वर्क्स आउटसाइड द सेल, लाइपेज एंजाइम आल्सो वर्क आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो दीज आर द एंजाइम विच वर्क्स आउटसाइड द सेल, ठीक है। आगे समझते हैं नॉमेनक्लेचर एंजाइम का। देखिए नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है इट इज़ द नेमिंग ऑफ द एंजाइम, एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे स्टार्टिंग में एंजाइम का जो नाम रखते थे, द नेमिंग ऑफ द एंजाइम इज बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जहाँ से जैसे एंजाइम का जो नाम रखा जाता था वो पर्टिकुलर एंजाइम कहाँ से आइसोलेट कराया गया, एंजाइम का नाम पहले कैसे रखते थे, सोर्स ऑफ द एंजाइम, कहाँ से वो एंजाइम निकाला गया। फर्स्ट द नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर कराया जाता था एंजाइम का, दैट वाज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द एंजाइम, एंजाइम कहाँ से आइसोलेट, एंजाइम कहाँ से निकाला जा रहा है, एंजाइम कहाँ से आइसोलेट हो रहा है, उसके सोर्स क्या है, एंजाइम का सोर्स क्या है, उस सोर्स के बेसिस पर उसका नाम रख दिया जाता था एंजाइम का, ठीक है। कैसे, देखिए पेपिन एक एंजाइम है, पेपिन, ठीक है, पेपिन एक एंजाइम है, इट आइसोलेटेड फ्रॉम, इसका सोर्स क्या है, पपाया, इट फॉर्म इनसाइड द पपाया, इसका सोर्स क्या है, पपाया, पपाया से हमको मिलता है पेपिन एंजाइम, ठीक। ब्रोमेलिन एंजाइम, ब्रोमेलिन एक एंजाइम है, इसका सोर्स क्या है, पाइनएप्पल, तो इसका सोर्स है पाइनएप्पल और इसका सोर्स क्या है, पपाया। तो स्टार्टिंग में जो एंजाइम का नाम रखा जाता था दैट वाज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द एंजाइम,
एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किया जा रहा है, एंजाइम का सोर्स क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे पैपिन का सोर्स क्या, पपाया है, इसका सोर्स क्या, ब्रोमेलिन का पाइनएप्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। नॉमेनक्लेचर में क्या चेंजिंग किया गया कि एंजाइम का जब अब नाम रखा जाने लगा तो एंजाइम के नाम, जो एंजाइम का नाम है उसमें सबस्ट्रेट के नाम के आगे एज वर्ड जोड़ दिया जाता है, सफिक्स एज, द सफिक्स एज सफिक्स को ऐड कराया जाता है किसके आगे, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है। यहाँ सोर्स नहीं ले रहे हैं, कहाँ से एंजाइम निकाला जा रहा है ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंजाइम किस सबस्ट्रेट पर वर्क कर रहा है, उस सबस्ट्रेट के नाम के आगे क्या लगा देंगे, सफिक्स एज सफिक्स जोड़ देंगे। जैसे माल्टेज इज द एंजाइम, एक एंजाइम है, दिस इज द माल्टेज, ठीक है। ये नाम कैसे रखा गया है, इसमें एक सफिक्स जोड़ा गया है एज। ये सफिक्स किसके आगे जोड़ा गया है, इसके सबस्ट्रेट, इसका सबस्ट्रेट क्या है, किस पर ये वर्क करता है एंजाइम, इट वर्क ऑन द माल्टोज शुगर पर ये वर्क करता है, ठीक है, माल्टोज। तो इसका सबस्ट्रेट क्या है जिस पर ये वर्क करता है, किस सबस्ट्रेट पर ये एंजाइम वर्क करता है, माल्टोज शुगर पर वर्क करता है। तो माल्टोज से लिया गया है माल्टेज, ठीक है, क्योंकि इसका सबस्ट्रेट है माल्टोज शुगर। तो जो सफिक्स लगाते हैं हम लोग एज सफिक्स, वो किसके नाम के आगे लगाते हैं, सबस्ट्रेट के नाम के आगे। मीन्स वो एंजाइम, उस पर्टिकुलर एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, किस सबस्ट्रेट पर वो एंजाइम वर्क कर रहा है, उस सबस्ट्रेट के नाम के आगे आप क्या लगा देंगे, एज वर्ड लगा देंगे, ठीक है। जैसे लाइपेज एक एंजाइम होता है, लाइपेज, ठीक है, ये किस पर वर्क करता है, फैट पर वर्क करता है, समझ में आया। तो सफिक्स एज लगाया जाता है सबस्ट्रेट के नाम के आगे, यहाँ सोर्स से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर में देखिए आगे जो किया गया है, नॉमेनक्लेचर जो एंजाइम का किया जाता है, इट बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, एंजाइम किस तरीके के रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है। आज का जो मॉडर्न नॉमेनक्लेचर एंजाइम का है वो किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट बाय द एंजाइम। एंजाइम किस तरीके की केमिकल रिएक्शन को ऑपरेट करा रहा है, उस रिएक्शंस के नाम के बेसिस पर एंजाइम का नाम हो जाता है। जैसे कुछ एंजाइम, आगे आपको बताएंगे, कुछ एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो एंजाइम के नाम के आगे क्या लगेगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। जो एंजाइम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएगा, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को ऑपरेट कराएगा, एंजाइम के नाम के आगे क्या लगेगा, कार्बोक्सिलेज, ठीक है, समझ में आया। जो एंजाइम हाइड्रोजन का रिमूवल कराएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उस एंजाइम के नाम, अगर किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो एंजाइम के नाम के आगे लगेगा डिहाइड्रोजिनेज, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो एंजाइम के नाम, जो नॉमेनक्लेचर, मॉडर्न जो नॉमेनक्लेचर किया गया है, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इन विच एंजाइम इन्वॉल्व, किस तरीके की फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बेसिस पर एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम के एक टाइप तो आपको ये बता दिया, दूसरा टाइप है एंजाइम का ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, किस तरीके की फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एंजाइम करा रहा है, उसके बेसिस पर एंजाइम के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है।